आइए दोस्तों, हम दैनिक जागरण का विचार वाला संपादकीय पेज पढ़ते हैं, जिसको लिखा है गिरीश्वर मिश्र ने। और इसका टॉपिक क्या है? प्राथमिकता में आए मानसिक स्वास्थ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वस्थ रहना हमारी स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए, पर समकालीन परिवेश में अधिकांश लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। शारीरिक रोगों को तो आसानी से पहचान लिया जाता है, परंतु मानसिक रोगों की पहचान और इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण और अध्ययन की आवश्यकता होती है। मनोचिकित्सक को विषय के रूप में मेडिकल कॉलेजों में साइकियाट्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसी से जुड़े विषय क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग भी है, जो मनोविज्ञान विषय के अंग हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम और अपर्याप्त हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की अध्ययन की कुछ चुनिंदा संस्थाएं हैं, जहां जरूरी और प्रामाणिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दृष्टि से MA करने के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil की एक प्रोफेशनल डिग्री का प्राविधान किया गया है। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य और उपचार के लिए छात्रों को गहन सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए प्रशिक्षुओं को थेरेपी देने के लिए योग्य बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति में MPhil की डिग्री को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके फलस्वरूप अन्य विषयों के तर्ज पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी MPhil डिग्री बंद करना होगा। इस MPhil डिग्री की उपादेयता को अन्य विषयों में MPhil के बराबर रख कर देखना घातक है। इसे बंद करने से मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जो भी थोड़े बहुत मानव संसाधन तैयार हो रहे थे, वह क्रम रुक जाएगा। यह समाज के लिए बड़ा घातक होगा। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। मानसिक परेशानी के चलते शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। इसी तरह शारीरिक रोग से मानसिक रुग्णता पैदा होती है। शारीरिक और मन को अलग रखना गलत है। शरीर और मन को अलग रखना गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य और बीमारी दोनों ही स्थितियों में ये संयुक्त इकाई के रूप में ही काम करते हैं। आज बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, पारिवारिक विघटन, जीवन हानि और गरीबी जैसी स्थितियां आम आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों के चलते कामकाज अधिकाधिक स्वचालित होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन जैसे उपकरणों के नए नए मॉडल शान शौकत के प्रतीक बनते जा रहे हैं। ऐसे उपकरणों के न होने पर आदमी की हैसियत कम आंकी जाती है, जो मानसिक रोग का एक कारण बन रही है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में दुश्चिंता यानी एंजाइटी, फोबिया, बाइपोलर डिसऑर्डर आदि मनोरोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके चलते लोग मादक द्रव्य, तंबाकू, मद्यपान और विभिन्न ड्रग्स का सेवन भी तेजी से कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें 21वीं सदी में स्वास्थ्य का भयावह चित्रण कर रही हैं। प्रौढ़ जनसंख्या में 1/3 लोग अनिद्रा से ग्रसित हैं। 1999 के बाद आत्महत्या के मामलों में 30% की वृद्धि हुई है। भारत में 2017 में हुए एक सर्वेक्षण में हर 7 में से एक व्यक्ति को किसी न किसी मनोरोग से ग्रस्त पाया गया था। आज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक संसाधन बढ़ने से शरीर की आयु तो बढ़ गई, पर आदमी का मन कमज़ोर होने लगा है। अल्जाइमर और डिमेंशिया के रोग लोगों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अवसाद, शराब की लत, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया आज एक महामारी के रूप में उभर रही है। स्थिति की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तरी अमेरिका में 2022 में $326 अरब अवसाद के उपचार में खर्च हुआ था। वर्ष 2010 में यह खर्च $210.5 अरब था। इस सदी के तीसरे दशक में वैश्विक स्तर पर $16 लाख करोड़ मनोरोगों से जूझने पर खर्च करने होंगे। सांसारिक सुख भोग करना सबको प्रिय है। बाजार और विज्ञापन ने सुख को उपभोग से जोड़कर आग में घी डालने का काम किया है। अब हम अपनी सफलता, विकास और सुख अधिकाधिक उपभोग में देखने
के आदी हो गए हैं, परंतु उपभोग की वस्तुओं को एकत्र करते रहने के बावजूद हम तनाव, चिंता, दबाव, अकेलापन, व्यसन या लत, असंतुष्टि, कुंठा जैसी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी क्या है? इस सवाल के जवाब में समुचित आहार, भोजन, विहार यानी आचरण, निद्रा और चेष्टा यानी कार्य को आवश्यक बताया गया है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ही तो हैं जो हमें रचते हैं और रचना के बाद आकार पाकर हम भी उन्हें प्रभावित करते हैं। इनके साथ संगति और विसंगति से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारा शरीर साध्य भी है और मानसिक अस्तित्व का साधन भी। इसी तरह महात्मा बुद्ध अधिक और कम के बीच का मार्ग अपनाने को कहते हैं। लोक व्यवहार में भी अति वाला आचरण वर्जित माना जाता है। बड़े बूढ़े अब भी संतुलित जीवन की हिदायत देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली में बदलाव और रोग की स्थिति में उसकी उपेक्षा न कर उसका समाधान करना आवश्यक है। आशा है कि देश की आवश्यकता को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोक जागरण के साथ उसके अध्ययन की सुविधाओं का विस्तार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। आइए अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। रिश्तों की टूटती डोर इस संबंध में है। स्वाति जी ने इसे लिखा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के एक बयान पर अभी विरोध का स्वर थमा भी नहीं था कि प्रेमानंद महाराज जी का ताज़ा बयान बहस को आगे बढ़ाता दिख रहा है। हाल में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि लड़कियों का विवाह पूर्व किसी भी ऐसे संबंध में नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनका स्त्रीत्व खंडित होता हो। समाज की इस समस्या को आज के परिप्रेक्ष्य में अनदेखा नहीं किया जा सकता। गत दिनों सोनम रघुवंशी मामले में ने पूरे देश का ध्यान खींचा। किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध में रहते हुए विवाह में प्रवेश करना और फिर अपने पति की हत्या करना विवाह पूर्व संबंधों के कुप्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ती संख्या सभ्य समाज के लिए घातक है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए देश में कोई विशेष कानून नहीं है। ऐसे रिश्तों में लिप्त हिंसा, बच्चों के अधिकार, संपत्ति में अधिकार आदि मौजूद कानूनों द्वारा संरक्षित होते हैं। जज अपने निर्णय में रिश्ते की प्रकृति और परिस्थिति को आधार बनाते हैं। उदाहरण के लिए युगल के एक साथ रहने की अवधि, घरेलू जिम्मेदारियों का बोध और क्रियान्वयन, साझा प्रॉपर्टी आदि की स्थितियां निर्णायक होती हैं। ऐसे रिश्तों में संबंध विच्छेद की स्थिति में लड़कियां अक्सर लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती हैं, जिसे न्यायालय ने कई मामलों में अस्वीकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में लिव इन को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी, जब एक लड़की गर्भवती हुई और लड़के ने संबंध विच्छेद किया तो लड़की ने दुष्कर्म का केस किया। जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने लड़के को जमानत देते हुए कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का चलन एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थायित्व मिलता है वह लिव इन रिलेशनशिप में कभी नहीं मिल सकता। इन सब का यह अर्थ नहीं कि पुरुष दोषी नहीं है। दोनों कथावाचकों ने भी लड़के और लड़की दोनों के लिए ऐसे संबंधों को अनैतिक और असामाजिक बताया है जिसका कुत्सित प्रभाव विवाह पर पड़ता है। समाज को संयमित और सुसंस्कृत करने की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों पर होती है। आज भारत में तलाक, विवाहेतर संबंध, अलगाव, हिंसा और हत्याओं की बाढ़ आ रही है, जिसे देखकर हमें चेतना चाहिए। स्त्री अपने ममत्व और स्त्रीत्व के लिए पूज्य होती है। वह अपने दूध और स्वेद से परिवार को सींचती है, अपनी इच्छाओं का त्याग करके प्रेम और समर्पण का भाव रखती है। पुरुषों की प्रकृति न तो समर्पण की होती है और न ही संयम की, जिस प्रकार स्त्रियों की होती है। ऐसे में यदि स्त्रियां भी स्त्रीत्व को ताक पर रखेंगी तो निसंदेह समाज का संतुलन, मर्यादा और उनकी स्वयं की सुरक्षा भी प्रश्नचित होती है।